प्रेम प्रकृति प्रदत्त है। प्रेम की कोई जाति, आयु या कोई सीमा निर्धारित नहीं है। प्रेम कब और कहां किससे हो जाए, यह सभी संयोग और समय के गर्त में छिपा हुआ होता है। प्रेम से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। कहा जाता है कि प्रेम से शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस सृष्टि में प्रेम से सुंदर और कोई चीज नहीं है। स्वयं भगवान भी प्रेम के वशीभूत अपने भक्तों से जुड़ जाते हैं। आज हम प्रेम की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें जीवन और पारिवारिक संघर्ष के बाद प्रेम की प्राप्ति होती है। यह प्रेम अटूट, अविश्वसनीय और सम्मान की भावना से परिपूर्ण है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। रमेश और राजा दोनों हॉस्टल में एक साथ पढ़ते थे और दोनों साथ रहते थे। हॉस्टल की पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल खाली करना था। रमेश अपने दोस्त राजा को अपने घर ले आता है, क्योंकि राजा का कोई रिश्तेदार या माता पिता नहीं थे, वह बचपन से ही अकेला था। रमेश अपने दोस्त के साथ घर पहुंचता है और वहां दोनों का स्वागत होता है। राजा का परिचय पूरे परिवार से कराया जाता है और कुछ दिन रहने की बात सभी परिवार को बता दी जाती है। घर में रहते रहते राजा का व्यवहार सभी घर के लोगों को भा गया। घर के लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि वह कोई बाहरी व्यक्ति है। समय के साथ साथ राजा का स्थान घर में वही हो गया जो रमेश का था। अर्थात राजा को घर वाले अब अपने बेटे से कम नहीं समझते थे। राजा अब खाली बैठना नहीं चाहता था, इसलिए शहर में एक अच्छा सा काम देखकर उसको करने लगा। गांव और शहर के बीच लगभग 4 किलोमीटर का फासला था, इसलिए राजा को बस या किसी अन्य सवारी के साथ शहर और गांव के बीच आना जाना पड़ता था। राजा ज्यों ही बस पर चढ़ने लगा, वैसे ही सेठ अमर भी चढ़ने लगे और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। राजा को धक्का लगता है और वह बस से नीचे गिर जाता है। राजा को लगता है कि सेठ ने जानबूझकर यह काम किया, किंतु यह गलती से हुआ था। सेठ ने राजा से माफी मांगी, किंतु राजा को यही लग रहा था कि सेठ ने जानबूझकर किया, फिर भी राज ने माफी दे दी। संयोग ऐसा हुआ कि सेठ पिछली सीट पर बैठे थे और राजा अगली सीट पर। जैसे ही सेठ बस से उतरने के लिए सीट से खड़े हुए, राजा का पैर सीट से बाहर की ओर आया हुआ था। सेठ राजा के पैर से टकराकर नीचे गिर गए। अब सेठ को अपमान महसूस हुआ और राजा पर क्रोधित हुए, किंतु राजा ने कोई गलती जानबूझकर नहीं की थी। यह अचानक और अनायास ही यह घटना घटित हुई थी। राजा ने काफी अनुनय विनय किया और माफी मांगी, किंतु सेठ पर कोई असर नहीं हुआ। सेठ ने ठान लिया कि यह गलती बदले की भावना से की गई है। एक दिन की बात है, राजा कार से शहर जा रहा था। रास्ते में कीचड़ भरी एक गली थी, जिसको पार करना था। पैदल यात्री ईंट और बांस बल्ली के सहारे पार करते थे, किंतु गाड़ी तो कीचड़ में घुसकर ही जाती थी। कार जैसे ही कीचड़ भरी गली में पार करने लगी। गली दोनों तरफ से छोटी थी, इसलिए छींटे दोनों तरफ दीवार पर पड़ने लगे। कुछ दूर आगे कार बढ़ी तो राजा ने देखा एक लड़की डर के मारे पत्थर पर खड़ी है, जो आंख मूंदे हुए यही प्रार्थना कर रही है कहीं कार की रफ्तार से कीचड़ न पड़ जाए और कपड़े गंदे ना हो जाए। राजा ने अपनी कार की रफ्तार धीमी कर ली ताकि कीचड़ से उस लड़की को बचाया जा सके। ऐसा ही हुआ, कीचड़ का एक छोटा भी उस लड़की पर नहीं पड़ा। रमेश और राजा दोनों अब भाइयों की तरह रहने लगे। दोस्ती का स्थान अब भाई ने ले लिया था। दोनों सवेरे की सैर करके घर लौटे तो दिखा घर के बाहर किसी अतिथि के स्वागत की निशानियां पड़ी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि कोई रिश्तेदार की बेटी अनीशा घर आई है। राजा और अनीशा एक दूसरे को देखते ही पहचान गए थे। उस दिन कीचड़ वाली गली में राजा ने अनीशा को कीचड़ से बचाया था। उसी समय दोनों एक दूसरे को भा गए थे, किंतु मिलना आज हुआ। धीरे धीरे अनीशा और राजा में काफी नजदीकियां होती रही। दोस्ती और दोस्ती से प्रेम न जाने कब हो गया, समझ नहीं आया। रमेश एक कार 1.5 लाख का सेठ अमर से खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसने 75,000 रुपए एडवांस जमा करवा दिया था। राजा को कार की जानकारी थी। जब रमेश ने अपने मित्र राजा को कार दिखाया और उसका मूल्य आंकने के लिए कहा तो सारी कमियों को बताते हुए कार की कीमत मात्र 50,000 तय कर बताया। राजा ने अपनी राय दिया, कहा यह 50,000 से अधिक की कार नहीं है। रमेश ने सेठ अमर के पास जाकर अपने पैसे वापस ले लिए और कार की बुकिंग कैंसिल कर दी। सेठ को मालूम हुआ कि राजा ने इस कार का मूल्य तय किया है। अब सेठ का गुस्सा और बढ़ा दिया, जैसे किसी ने शांत ज्वाला को हवा दे दी हो। सेठ ने यह अपना अपमान समझा और कार को वही आग लगा दी। राजा और अनीशा के प्यार से अब पूरा घर वाकिफ हो चुका था और दोनों के रिश्ते से पूरा परिवार खुश था। सभी ने तय किया कि दोनों की शादी जल्दी करवा दिया जाएगा। अनीशा और राजा दोनों को एक दूसरे के बिना जीना अब पसंद नहीं था। बस अनीशा के माँ बाप राजा को पसंद कर ले और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दें, बस इसी का इंतजार था। अनीशा के माता पिता लड़के को देखने घर आते हैं। वहां लड़के के रूप में स्वयं राजा था। राजा को देखकर अनीशा के पिताजी बेहद ही आक्रोश में भर आए।
क्योंकि यह कोई और नहीं सेठ अमर ही था। सेठ अमर की क्रोधाग्नि भीतर ही भीतर उसको जलाए जा रही थी, इसलिए सेठ अमर ने दोनों के रिश्ते को कभी ना होने के लिए कहकर रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया। गांव में एक मेला लगा था जिसमें सभी लोग गए हुए थे। मेला वर्ष में एक बार लगता था, इसलिए दूर दराज के गांव से भी लोग आए हुए थे। मेले का उद्घाटन रमेश के दादाजी चक्रधर को करना था। सेठ अमर भी कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए सेठ अमर का भी पूरा परिवार मेले में उपस्थित था। अनीशा ने भाभी के बच्चे को गोद लिया हुआ था, जिसने अनीशा के साड़ी पर सुसु कर दिया था। उसको साफ करने के लिए अनीशा कुएं पर जाती है, जहां गांव का एक अयाशी व्यक्ति अब्बास उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, जिसको राजा देख लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। जब लोग दोनों को पकड़ लेते हैं और बीच बचाव करते हैं और लड़ाई के कारण को जानना चाहते हैं, तो राजा अनीशा की बदनामी ना हो इसके लिए चुप रह जाता है। इस मौके को देखकर अयाशी व्यक्ति अब्बास कहने लगता है, यह सेठ अमर को उल्टी सीधी बातें कह रहा था और गालियां दे रहा था, मैंने रोका तो हाथापाई शुरू कर दी। राजा चुप रहा। सभी लोग अब राजा को ही दोषी मानने लगे। सेठ अमर तो पहले ही उसको दोषी मानते थे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह निर्दोष है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमर और राजा के बीच की दुश्मनी गहरी शत्रुता में बदलती रही। राजा ने सोचा कि वह यह गांव को छोड़कर कहीं अपने किसी दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी करेगा। यहाँ इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को गलत संदेश जाएगा और अनीशा की बदनामी होगी। राजा अब अनीशा से दूर जाना चाहता था। ट्रेन की टिकट बुक थी। गांव से शाम को एक ट्रेन हैदराबाद के लिए जाती थी। राजा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक अनीशा सामने आई। उसके हाथों में एक थैला था जिसमें उसके सामान और कपड़े थे। पूछने पर मालूम हुआ कि वह घर से भागकर आई है और वह भी राजा के साथ जाना चाहती है। अनीशा अब क्योंकि राजा के बिना नहीं रह सकती थी। राजा ने अपनी सारी बेगुनाही का कच्चा चिट्ठा अनीशा के सामने सुनाया और उसे समझाया कि इससे तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे पिता की भी बदनामी होगी। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पूरा परिवार जीवन भर शर्मिंदा हो। अनेक प्रकार के आश्वासन देकर वह अनीशा को अपने घर वापस लौटने के लिए मजबूर करता रहा। सेठ को अनीशा के भागने की सूचना मिल गई थी, इसलिए वह अपने साथियों और हथियार के साथ राजा की हत्या करने के लिए स्टेशन पहुंच चुका था। किंतु राजा और अनीशा की बातों को सुनकर उसके हृदय में परिवर्तन आया। वह अभी तक जिस राजा को अपराधी मान रहा था, वह अब निर्दोष और बेगुनाह व्यक्ति के रूप में सामने था। सेठ अमर ने राजा से माफी मांगी और हृदय से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। अनीशा भी अपने पिता के दूसरे कंधे पर अपना माथा रखकर रोने लगी। सेठ अमर ने दोनों को आशीर्वाद दिया और शुभ लग्न मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा अब अनीशा के साथ खुशी का जीवन व्यतीत करने लगा। वह किसी भी प्रकार की खुशियों को अनीशा से दूर नहीं रखता था। दोनों परिवार अब एक हो चुके थे। किसी भी अवसर पर दोनों मिलकर सामूहिक रूप से त्योहार तथा किसी भी कार्यक्रम को मनाते थे। अब सभी का हृदय साफ था।